सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किए हैं और पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर लेके आ रहे हैं। साथ ही इस अध्याय के मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज दो मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के कारण। बच्चों बता दें कि शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप किताब का परिभाषा देख सकते हैं कि शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर, साथ ही दूसरा लाइन में कहता है कि बनाने के लिए उग्र और नरम सभी प्रकार की कूटनीतिक दांव पेच खेलता रहता है। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पर देख सकते हैं सोवियत संघ की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्वक राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे, है ना, तथा सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को दुर्बल करने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है वह स्थिति जिसमें दोनों पर शांतिपूर्ण, है ना, कभी जो है हथियार का इस्तेमाल या सैनिक का इस्तेमाल नहीं किया इन दोनों ने, बल्कि शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए, है ना, परस्पर शत्रु भाव रखते थे। यानी ऐसा लगता था कि सशस्त्र युद्ध का युद्ध होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। इसलिए बर्नार्ड बारूच ने इसको शीत युद्ध का जो है नाम दिया था। सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का जो है पहली बार प्रयोग अमेरिकी राजनीतिक बर्नार्ड बारूच द्वारा किया और प्रोफेसर लिपमैन ने इसे पूरी दुनिया में किया, प्रचारित किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं KPNS मेनन के शब्दों में शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया कि दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब अपनी प्रकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष था, दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी दो पद्धतियां थी, बर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही दो गुट थे, नाटो और वर्सा पैक्ट दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो व्यक्ति थे, जॉन फॉस्टर, साथ ही डलेस और जोसेफ स्टालिन। ये जो हैं हमेशा जो है दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो संगठनों के बीच, दो विचारधाराओं के बीच जो है यह युद्ध था। और ऐसा युद्ध था सिर्फ जो है अपनी वर्चस्व को लड़ाई को लेकर के अपने हथियार के होड़ लगाने के जो है जोर से जो है ये युद्ध का नाम जो है का दिया गया, शीत युद्ध दिया गया। ठीक है ना। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाले मित्र राष्ट्र, देखिए यहाँ पर मित्र राष्ट्र दूसरा विश्व युद्ध में दो गुट में था, है ना, कौन कौन, पहले एक था मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र के कौन कौन देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, साथ ही जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली धुरी राष्ट्र को हरा दिया। यानी धुरी राष्ट्र हार गया किसके सामने, तो मित्र राष्ट्र के सामने। अब यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र जब जीता, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक ही नेतृत्व में था, मित्र राष्ट्र के नेतृत्व में दोनों था, लेकिन इन दोनों के बीच ही सोवियत संघ जो है बहुत आगे निकल रहा था और अमेरिका नहीं चाह रहा था कि सोवियत संघ आगे निकले। ठीक है, अब आगे आपको पता चलेगा। यह युद्ध जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा अणुबम गिराए जाने के बाद समाप्त हुआ। देखिए युद्ध कब समाप्त हुआ, जब जापान जो है अपने आप को आत्मसमर्पण करने वाला था, फिर भी जो है अमेरिका जो है जापान पर जो है यानी धुरी राष्ट्र के एक देश पर जो है उन्होंने 2 बम गिराया, है ना। इन बमों के नाम गुप्त, लिटिल बॉय, साथ ही फैटमैन नाम रखा। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका ने यह बम जानबूझकर गिराए, है ना, गिराए थे जब जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था। जब जापान आत्मसमर्पण
यानी कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र को करने ही वाला था, तो फिर अमेरिका ने जापान पर क्यों हमला किया? अमेरिका का इरादा एशिया और अन्य क्षेत्रों में सोवियत संघ का पैठ को रोकना था। देखिए यहाँ पर जो है ये लाइन को आप समझिए, सोवियत संघ की पैठ को रोकना था। अमेरिका यही इरादे से जो है एशिया के जापान में जो है 2 बम अणुबम गिराया था। यानी पैठ का मतलब होता है वर्चस्व, कहीं सोवियत संघ का पूरा एशिया महाद्वीप में वर्चस्व ना हो जाए। किसको लेकर के? विचारधारा को लेकर के। सब समाजवादी अगर अपना लेगा तो फिर पूंजीवादी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, यही अमेरिका का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, है ना। और यह भी दिखाना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ से अधिक शक्तिशाली है। देखिए इसलिए बम गिराया संयुक्त राज्य अमेरिका जापान पर, ताकि पूरी दुनिया जाने कि सोवियत संघ से भी अधिक शक्तिशाली है कौन? अमेरिका। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध के तुरंत समाप्ति और साथी राष्ट्रों के आगे जन हानि को रोकने के लिए अणुबम गिराना आवश्यक था। देखिए बड़ा जन हानि, किस तरह का जन हानि? जब जो है जापान जो शक्तिशाली था धुरी राष्ट्र का, तो आप अमेरिका का आगे घुटना टेक दिया था, फिर भी उन्होंने बम गिरा दिया, ठीक है। लेकिन ये लोग बोल रहा था कि इससे और जन हानि होता, किससे? अगर अमेरिका जो है बम नहीं गिराता। तो ये तो गलत तर्क था, है ना। पूरी दुनिया जो है अमेरिका पर थू थू किया था इस मामले पर। और आज भी देख सकते हैं कि अमेरिका जो है जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा था तो इसकी मध्यस्थता करने की खूब जोर किया, और किसको समर्थन किया? वो भी पाकिस्तान को, ताकि इसलिए कि मोदी का वर्चस्व ज्यादा ना हो जाए, मोदी का जो है पूरी दुनिया में जो है चाहने वाला ज्यादा ना हो जाए। यही कारण है कि ट्रंप जो है इस युद्ध को रोकवाने की कोशिश किया। तो अमेरिका का शुरू से ही ये रहा है कि वो जो है अपने आप को वर्चस्व और पूरी दुनिया में राज करने को सोचा है, ठीक है ना। लेकिन मोदी जो है ये अलग तरीके से जो है पाकिस्तान को उजागर करने के लिए या बेनकाब करने के लिए जो है अलग अलग देशों में जाकर के जो है पाकिस्तान की बुराइयां और प्रचार कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम अपने से कुछ नोट्स बनाए हैं आप सभी को समझाने हेतु। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए शीत युद्ध का दौर जो है 1945 यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद से लेकर के 1991 तक ये युद्ध चला, है ना। शीत युद्ध जो है 2 महाशक्तियों के बीच था। तो कौन कौन था? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत रूस, ठीक है, या सोवियत संघ कह सकते हैं। देखिए पहला विचारधारा था संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी, जबकि सोवियत संघ का या सोवियत रूस का समाजवादी था। अब पूंजीवादी क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसके सभी उत्पादन के सभी साधनों पर जो है निजी स्वामित्व होता है ना, कंपनी का होता है। और समाजवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, नेतृत्व होता है। तो कहीं ना कहीं जो है आजादी सबसे ज्यादा पूंजीवादी में लोगों को मिलती है। तीसरा क्या है? पद्धति। यहाँ पर देखिए कि बुर्जुआ लोकतंत्र है, यहाँ पर जो है स्वयं जो है अपनी कंपनी का मालिक हो सकता है, लोग अपनी अनुसार जो है अपना आजीविका चलाने के लिए लोग अपना रोजगार ढूंढ सकता है। लेकिन इसमें क्या है? सर्वहारा तानाशाही, हम उसी को नौकरी देंगे जो काबिल है, जो सक्षम है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तानाशाही और गरीब और कमजोर व्यक्ति कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो है दोनों अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई था। अच्छा देखिए, अपनी पूरी दुनिया में वर्चस्व अमेरिका बनाने के लिए जो है एक गुट बनाया जिसका नाम था नाटो, और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में किया था। और जब देखा कि पूरी दुनिया में जो है पूंजीवादी अडॉप्ट करने लगा है, अपनाने लगा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी, यानी कह सकते हैं संयुक्त संघ सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट बनाया। कब? 14 मई 1955 को। और इन्होंने भी जो कमजोर देश था उसको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग देने लगा, ठीक है, और जो है इनमें भी सम्मिलित होने लगा। अब आगे आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि उस वक्त नाटो में सम्मिलित देश 12 था। सम्मिलित देश 12,
और अभी वर्तमान में 32 है, जबकि सोवियत संघ में 8 देश शामिल था। ये 8 देश कौन है? तो ये पूर्वी यूरोप। अभी आगे आपको पता चलेगा कि शीत युद्ध के दौर में जो है यूरोप सबसे ज्यादा जो है इसमें संघर्ष किया है और यूरोप खुद 2 भागों में बट गया था। आइए यहाँ समझते हैं। देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है और ये सोवियत रूस है और ये आपका अफ्रीका मान लीजिए और ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना कर रखा था और ये जो है पूंजीवादी को। ठीक है ना, अब ये जो है क्यों सबसे ज्यादा संघर्ष किया, ये अपने आप को विखंडित कर लिया। देखिए यहाँ पर यूरोप के 2 भागों में बांटने वाला एक बर्लिन का दीवार है ना, और बर्लिन का दीवार 13 अगस्त 1961 से बनना शुरू हो गया। तो ये जो दीवार है जर्मनी के द्वारा जो बनाया गया और सोवियत संघ की निगरानी में बनाया गया, यह दीवार लमसम 150 किलोमीटर बनाया गया। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। और इधर हो गया आपका पश्चिमी यूरोप या कहिए पश्चिमी संगठन और ये हो गया पूर्वी संगठन। 2 संगठन में अब पूर्वी संगठन जो था सोवियत संघ के विचारधारा को अपना लिया अर्थात समाजवादी को अपना लिया और पश्चिमी यूरोप वाले जो था पूंजीवादी को अपना लिया अर्थात अमेरिका के विचारधारा को अपना लिया। अब ये भी जानिए कि यूरोप जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो पूर्वी यूरोप सबसे ज्यादा समृद्ध था, विकसित था, है ना। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, राजाओं का गढ़ था, है ना, इसलिए इसको पूर्वी यूरोप को ग्रीक कहा जाता है। और पश्चिमी यूरोप वाले जो मजदूर, गरीब, किसान वर्ग के लोग रहते थे इसलिए इसको लैटिन बोला जाता था। ठीक है ना, लैटिन भाषा भी बोलता था और इधर के लोग ग्रीक भाषा बोलता था। ठीक है, जब ये दीवारें बनाई गई, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के विचारधारा को अपनाया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, तो धीरे धीरे जो है यह विकास करने लगा। जब पूंजीवादी को अपनाया, है ना, या कहिए प्राइवेटेशन को अपनाया, तो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप पूर्वी यूरोप की अपेक्षा ज्यादा विकसित करने लगा और पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ को अपनाया था अर्थात साम्यवादी को अपनाया था, समाजवादी को अपनाया था, जिसके कारण जो है यह धीमी गति से विकास तो कर रहा था लेकिन धीमी गति से कर रहा था। किसके अपेक्षा? अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अपेक्षा। बात समझिए। ठीक है, यही कारण है धीरे 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 जो है जब पूर्वी यूरोप इतना समृद्ध था, अमीर था, पश्चिमी यूरोप के अपेक्षा कम विकास किया। तो यहाँ पर जो है 1989 में, बात समझिए, और इस दीवार को बनाने में 28 साल लगा है, ये भी याद रखना आपको। यह दीवार जर्मनी में, यह दीवार जो है बर्लिन की दीवार जो है 13 अगस्त 1961 से बनाया जा रहा था और लगातार 28 साल जो है बनाने में लगा। लेकिन दीवार कब गिराया गया? 9 नवंबर 1989 को, जब पूर्वी यूरोप को पता लग गया कि ये तो कहीं ना कहीं सोवियत रूस जो है हमें झांसा में रखा हुआ है, हमसे गरीब जो था वो हमसे ज्यादा विकास कर गया। तो कहीं ना कहीं जो है बर्लिन की दीवार जो है दोनों मिल करके तोड़ना शुरू कर दिया और 1991 तक जो है पूरा बर्लिन की दीवार को गिरा करके खत्म कर दिया। ठीक है, फिर जो है जर्मनी का एकीकरण इसी को कहा जाता है ना, जर्मनी का एकीकरण। तो इस तरह जो है पूरी दुनिया में भी जो है अमेरिका ने पूंजीवादी का जो है बोलबाला है यानी वर्चस्व है। यही लड़ाई थी, इसी को हम लोग शीत युद्ध का दौर कहते हैं। इसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली, जर्मनी, जापान को तबाह कर दिया तथा यूरोप की बड़ी शक्तियों को कमजोर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि जर्मनी, जापान को तबाह कर दिया कौन? अमेरिका कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व मंच पर 2 महाशक्ति के रूप में उभरे। पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई, कोई समाजवादी को मानने लगा तो कोई पूंजीवादी को मानने लगा। अब ये दोनों महाशक्तियां विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने में सामर्थ्य थी, क्योंकि जो भी गरीब था इन लोगों से आर्थिक मदद लेता था। दोनों का उदय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में हुआ।
सोवियत संघ द्वारा परमाणु क्षमता हासिल कर लेने के बाद दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने वाले परमाणु अस्त्रों से युक्त थे और ऐसी परिस्थिति में दोनों में से कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। यानी ये लोग जो है लड़ना भी नहीं चाहता था, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। इसलिए दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण तनाव शीत ही रहा, उष्ण नहीं हुआ। शीत मतलब ठंडा रहा, है ना, गर्म नहीं हो पाया। अब उन्हें नाभिकीय और परमाणु बमों के आविष्कार के प्रत्यक्ष युद्ध को रोक रखा था। यदि नाभिकीय युद्ध अवश्यंभावी हो जाता तो किसी भी पक्ष के लिए अपने को विजेता घोषित करना असंभव था। एक दूसरे को उकसाने के बावजूद कोई भी देश अपने को नष्ट करने की कीमत पर राजनीतिक वर्चस्व नहीं चाहता था। यानी कोई युद्ध नहीं चाहता था, दोनों में कोई युद्ध नहीं चाहता था। यदि कोई महाशक्ति दूसरी महाशक्ति पर हमला कर उसके नाभिकीय अस्त्रों को नष्ट कर देता तो भी उसके पास हमला करने वाले को बर्बाद करने के लायक परमाणु हथियार बच जाते। यहाँ पर कहता है कि परिरोधन ने दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोका था, शत्रुता या पारस्परिक प्रतिद्वंदता को नहीं। देखिए यहाँ पर जो है अस्त्र शस्त्र को ये लोग जान रहा था कि अगर किसी पर भी अणु या परमाणु बम गिराया जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, और कोई बर्बाद होना चाहता नहीं था, है ना। सिर्फ शत्रुता या पारस्परिक प्रतिद्वंदता था, कंपटीशन था, है ना, युद्ध नहीं करना चाहता था। जब दो पक्षों में दोनों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है, इसी को परिरोधन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ना लड़ाई करना चाहता है, इसी को परिरोधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई एक बार परिरोधन का सिद्धांत क्या है पूछा जाता है। जब दो महाशक्ति आपस में युद्ध का माहौल बनता है लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है ना, खतरा का मोल नहीं लेना चाहता है, तो इसी को परिरोधन का सिद्धांत जो है कहा जाता है। अगला वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा शीत युद्ध के कारण। धन्यवाद।